Hello everyone. Hello everyone. This is Govind sir. Welcome back to lecture number 5, continuation of laws of motion chapter. Today we are going to solve numerical based on lift mechanism. Then we'll discuss about conservation of momentum. So हम ब्रेकिंग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट जस्ट आई मेंशन सर्टेन थिंग्स. जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हमने लिफ्ट मैकेनिज्म लिया लाइक ना इफ वी आर टॉकिंग द एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट के लिए जो फॉर्मूला है, सो एपरेंट वेट इज इक्वल टू, अगर बॉडी स्टेशनरी है मतलब लिफ्ट अगर स्टेशनरी है तो हम mg लेंगे. स्टेशनरी के लिए n इज इक्वल टू mg. व्हेन इट इज मूविंग अप विद द with certain acceleration, when it is moving up with certain acceleration, ये होगा mg plus a होगा. This is for stationary and it is when lift is moving up with certain acceleration, and when the lift is moving down तो क्या होगा mg minus a होगा. This is for the lift moving down. अच्छा, ये stationary के लिए है प्लस एक किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए. यूनिफॉर्म मोशन आप कैसे डिसाइड करोगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड हम डिसाइड करेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं. ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म ये स्पीड है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा. यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपको कौन सा कंडीशन लेना है? फर्स्ट कंडीशन का टू टेक. सो अच्छा, इसके पहले एक और चीज मुझे बताना है कि लाइक अगर मान लो ना आपके पास कोई बॉडी का जो फोर्स है वो है 160 न्यूटन. ये जो न्यूटन होगा ये फोर्स की वैल्यू होगी. क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो है ना, अगर मान लो ये इतना न्यूटन फोर्स है इन टर्म्स ऑफ वेट, ये जो फोर्स हमको मिला है ये हमको वेट के फॉर्म में मिला है. तो अब क्वेश्चन ये है कि ना इस बॉडी को जब आप ना वेइंग मशीन पे मेजर करोगे, व्हेन यू मेजर दिस बॉडी ऑन वेइंग मशीन, मतलब एक बॉडी है जिसका वेट ना 196 न्यूटन है, उसको अगर आप वेइंग मशीन पे मेजर करोगे तो वो कौन सी वैल्यू देगा? विल इट गिव द वैल्यू ऑफ 196 न्यूटन और इट विल गिव यू सम अदर इंफॉर्मेशन. सो क्या होता है कि आप इस वैल्यू को ना 9.8 से डिवाइड कर दो. यू डिवाइड दिस वैल्यू विद 9.8, है ना. 9.8 से अगर आप डिवाइड करते हो ये 196 न्यूटन को, व्हेन यू डिवाइड विद 9.8, सो व्हाट डू वी गेट? ये 9.8 वन सा होगा, 9.8 टू सा मतलब कितना होगा? 20 हो गया. तो एक्चुअल में क्या होगा? ये न्यूटन रहेगा और इसके आगे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे kgf. क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि ये 20 kg मास ऑन अर्थ विल एक्सर्ट सम अमाउंट ऑफ फोर्स और सर्टेन फोर्स. ये 20 kg मास अर्थ पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो होगा 196 न्यूटन. बट आपको जो वेइंग मशीन है आपको कौन सा मेजर करेगा? ये मेजर कर देगा और उसका यूनिट किसके टर्म में होगा? kgf. जिसमें आप अगर f को रिप्लेस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? When you are trying to replace that quantity, और अगर आपको इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? You have to multiply this quantity with 9.8. Once again I'll repeat कि आपको जो भी वैल्यू न्यूटन में मिला है उस वैल्यू को अगर 9.8 से डिवाइड कर देते हो आप, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा kgf में. अंडरस्टूड? सो kgf का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बताया 1 kgf, 1 kgf का मतलब बहुत सिंपल सा होता है. इसका मतलब होता है कि 1 kg मास will exert 1 kgf amount of force at the surface of earth. मतलब 1 kgf का मतलब होता है 1 kg मास जो होगा सरफेस ऑफ अर्थ पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो वैल्यू होगा 1 kgf. अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो kgf की वैल्यू को क्या करो? 9.8 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू हो जाएगा न्यूटन में. और अगर वैल्यू न्यूटन में है तो उसको अगर kgf में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से डिवाइड करो. ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए. और हमें वेइंग मशीन कौन सा वैल्यू मेजर करके बताता? हमको वेइंग मशीन वैल्यू बताया kgf वाला वैल्यू. जो kgf में वैल्यू आपको मेजर होकर मिलेगा वही होगा वेइंग मशीन की वैल्यू. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो क्वेश्चन है. ठीक है, तो हो सकता है कि ना क्वेश्चन में अभी लिफ्ट मैकेनिज्म के एक क्वेश्चन में वेइंग मशीन का कंडीशन दिया है तो हम न्यूटन में भी आंसर निकालेंगे और kgf में भी आंसर निकालेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने? अ मैन वे 70 kg. एक बंदा है जिसका मास वेज 70 kg, मतलब मास की वैल्यू हो गई द मास ऑफ मैन. आपको कैपिटल एम लेना है, स्मॉल एम लेना है, दैट्स अप टू यू. चलो ठीक है, हमने जब नॉर्मल न्यूमेरिकल किया था वहां पे फॉर्मूले में स्मॉल एम लिखा है तो हम स्मॉल एम लिख लेते हैं. स्मॉल एम का वैल्यू कितना होगा? 70 kg हो गया. गॉट इट? व्हाट इज नेक्स्ट? ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग. इसमें पहला कंडीशन है मूविंग विद अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ये अपवर्ड मूव कर रहा है बट यहां पे कंडीशन है यूनिफॉर्म स्पीड है. तो अब देखो ना यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. चलो ठीक है, मैं पॉइंट लिख देता हूं.
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, तो जो एपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, m इज इक्वल टू mg। तो अपना मास कितना बनेगा, ये 70 kg है। यहाँ पे क्या होगा, g का वैल्यू क्या होगा, g का वैल्यू इन्होंने मेंशन किया, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इन्होंने g की वैल्यू मेंशन किया है। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये क्या है 9.8, तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, अगर 5 से ऐड कर देंगे क्या होगा 68 हो जाएगा। तो 686 और 686 न्यूटन, ये न्यूटन के टर्म में होगा, करेक्ट। अभी बोल रहे हैं अगर इसको आप केजीएफ के टर्म में कन्वर्ट करना, तो यू डिवाइड दिस क्वांटिटी विद 9.8। अब इसको 9.8 से डिवाइड करोगे तो 9.8 से डिवाइड का मतलब आपको कितना मिलेगा, 70 ही मिलेगा। तो ये 70 kgf मिलेगा। तो ये जो होगा ना, जो आपको वेइंग मशीन होगा ये वैल्यू देगा, वेइंग मशीन में आपको 70 की वैल्यू आएगी, बट 70 यूनिट क्या होगा उसका, kgf होगा। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, डाउनवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब पर सेकेंड स्क्वायर, ये है डाउनवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाउनवर्ड्स के लिए क्या फॉर्मूला है, हमने लिया n इज इक्वल टू, ये m है g माइनस a। तो मास कितना है 70 kg है, ये क्या है 9.8 माइनस क्या है 5 है। सो अब अगर मल्टीप्लाई करें 70 हो गया इनटू क्या होगा, ये 4.8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 7 8 56, 7 4 28 एंड 5 को अगर करेंगे तो ये क्या होगा 33 हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 0 है पॉइंट, तो क्या होगा 336 न्यूटन आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन दिस आंसर। सो अगर मान लो मुझे केजीएफ में कन्वर्ट करना है, तो 336 को आप डिवाइड करो तो 9.8 से, तो ये वैल्यू अगर आपने कैंसिलेशन के बाद फिर चेक यू विल कम टू नो, ये 34.29 आपको मिलेगा। एंड व्हाट्स द यूनिट kgf वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, आपको बस याद रखना है न्यूटन से अगर आप केजीएफ में कन्वर्ट करना 9.8 से डिवाइड कर दो। इस केस में इट वाज वेरी सिंपल, बट इस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस आपको डिवाइड करना पड़ा, है ना, डिवाइड तो हर केस में ही करना पड़ेगा। यहाँ का 9.8 से मल्टीप्लाई होके ही वैल्यू मिला था, दैट्स व्हाई वी वर एबल टू फाइंड आउट 70 kgf वेरी इजीली। अब जो थर्ड क्वेश्चन है क्या है, अपवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अपवर्ड्स आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। सो ये हो गया थर्ड पॉइंट में लिया अपवर्ड्स। सो अपवर्ड्स के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या दिया इन्होंने, ए का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिंस इट इज गोइंग अप, सो जो एपरेंट वेट होगा mg प्लस a होगा ना, फॉर गोइंग अप, एंड दिस वाज फॉर गोइंग डाउन, करेक्ट। सो अब क्या होगा, मास का वैल्यू है 70 हो गया, g का वैल्यू 9.8 हो गया इनटू ये क्या होगा, सॉरी प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो क्या होगा 70 इनटू 5 से ऐड करोगे 9 5 14.8 हो गया। तो अभी 7 से मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, 7 4 जा यहां पे लिया था ना, तो ये हो गया 3 हो गया, फिर यहां पे आएगा 7 1 7 3 10, 1036 आएगा, ये 0 पॉइंट यहां पे, तो ये न्यूटन हो गया। क्लियर, 1036 न्यूटन। बट अगर मान लो यही वैल्यू मुझे केजीएफ में निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1036 डिवाइडेड बाय 9.8। इसका जब आप कैंसिलेशन करोगे आपको वैल्यू मिलेगा 105.7 kgf। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आई नो द वैल्यूज, सो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, बट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने और कुछ क्वेश्चन में दिया, वो भी देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट केम डाउन फ्री अंडर ग्रेविटी। सो अगर ना ये फ्री अंडर ग्रेविटी का फॉल हो रहा है, तो ये ना जो है इसका कोई क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है, तो आपको ये पता ना बिना लिफ्ट इज गोइंग डाउन, तो ये होगा mg माइनस a फॉर फ्री फॉल, है ना। लिफ्ट अगर फेल हो गया और फ्री फॉलिंग है, सो फॉर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, g होगी। n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 70 हो गया, ये क्या होगा g माइनस g, तो फाइनली ये क्या होगा 0 हो गया। ये न्यूटन लो, केजीएफ लो, कोई भी टर्म होगा आपको क्या मिलेगा, वैल्यू 0 ही मिलेगा, मींस इट विल नॉट शो एनी वेट। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि ना वो वेटलेसनेस को रिप्रेजेंट करेगा एट दैट मोमेंट। ठीक है, नाउ वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ना टेंशन के ऊपर बेस्ड है, बट लिफ्ट मैकेनिज्म वाला टेंशन नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, एक डायग्राम दे दिया हुआ है। डायग्राम में क्या है, ऐसे है, ऐसे कि डायग्राम में मेरा बहुत ज्यादा इशू है, तो ये आपने ऐसे बना दिया, ये क्या है, ये मंकी है। तो
एक जो पॉइंट आपको समझना है, मंकी का जो मास होगा उसको आपको जो भी इमेजिन करना, मान लो कैपिटल एम का आपको इमेजिन करना, कैपिटल एम का उसका जो वेट होगा दैट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। मंकी ने क्या किया है, मंकी इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ रोप, तो इसके लिए रोप के अंदर क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा, वो वैल्यू हो जाएगा कैपिटल टी। इज दैट क्लियर? So tension T is exerting force in upward direction and weight is trying to exert the force in downward direction, ऐसा कंडीशन है। अब ये दोनों कंडीशन में क्या होगा कि अब इसके हिसाब से ना वही स्टोरी वही होगी। तो समझ लो कि अगर मंकी स्टेशनरी है, फॉर एग्जांपल ये समझ लो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना के दे देता हूँ, फिर उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अगर मंकी स्टेशनरी होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा वो चीजों को समझ लेते हैं। तो जो टेंशन जनरेट होगा रोप के अंदर वो होगा mg, ठीक है। मान लो अब अगर ना मंकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मंकी इज क्लाइंबिंग अप, तो मंकी अगर ऊपर तक क्लाइंब करेगा तो सेम कंडीशन है जैसा हमने नॉर्मली लिया था। मंकी के मास को हमने कैपिटल एम लिया, तो कैपिटल एम के हिसाब से ले लेते हैं कैपिटल एम जी। तो क्या होगा, कैपिटल एम होगा, ये इट्स गोइंग अप, तो क्या होगा जी प्लस ए। लिफ्ट वाला मैकेनिज्म, ये लिफ्ट मैकेनिज्म जी प्लस ए, जस्ट मास की वैल्यू यहां पे अलग है। और अगर मान लो मंकी डाउन जा रहा है तो क्या हो गया, ये क्या होगा कैपिटल एम, ये क्या होगा जी माइनस ए हो गया। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक बार देखते पढ़ के फिर समझ में आ जाएगा आपको। बोला अब मंकी और मास 40 केजी, तो मंकी का जो मास है ना वो कितना है 40 केजी है, तो मास ऑफ मंकी गिवन। अब आगे क्या दिया इन्होंने, फिर क्या दिया, क्लाइम्स ऑन अ रोप व्हिच कैन स्टैंड मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन विद दिस रोप कैन हैंडल, मतलब अगर टेंशन की वैल्यू 600 न्यूटन के ऊपर चला गया तो रोप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। सो मैक्सिमम टेंशन या रोप विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन, तो इतना मैक्सिमम टेंशन वो रोप होल्ड कर सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक, कौन से केस में रोप ब्रेक होगा। तो अभी केसेस इन्होंने दिया, जो पहला केस क्या है, क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो पहला पॉइंट है उसमें क्या होगा, क्लाइम्स अप, अभी अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने g की वैल्यू क्या मेंशन किया है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने g की वैल्यू दिया है 10, तो g का वैल्यू इन्होंने 10 मेंशन किया था, हम वो भी लिख लेते हैं। g इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, वी कैन गो अकॉर्डिंगली। सो अभी क्लाइम्स अप, मतलब क्लाइम्स अप का मतलब अप के लिए क्या फॉर्मूला है, टेंशन जनरेटेड इन द रोप इज इक्वल टू मास ऑफ मंकी देन g प्लस a। तो देख लेते हैं अभी हम, मास ऑफ मंकी कितना है, मास ऑफ मंकी है 40 केजी, करेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लिया है, यहाँ पे 10 लिया है। एक्सेलरेशन कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू क्या होगा, ये 16 हो गया, तो कितना हो गया ये 640, ठीक है, न्यूटन। तभी आप बता सकते हो ना 640 न्यूटन की जो वैल्यू है ना वो क्या है 600 न्यूटन से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर रोप विल ब्रेक। अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वेरी सिंपल, क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लाइम्स डाउन कौन से एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लेट्स सी, अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू mg माइनस a, है ना, कैपिटल T इज इक्वल टू कैपिटल m, एक होगा g माइनस a हो गया, है ना। ये लिफ्ट मैकेनिज्म जैसा है ना, टेंशन टेंशन इन द केबल, टेंशन इन द रोप, क्राइटेरिया वही है, कितना उसके ऊपर ना वेट अप्लीकेबल है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी से हम निकाल रहे हैं। कैपिटल T हो गया, कैपिटल M की वैल्यू 40 हो गई, G का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू 10 दे हैव मेंशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 4 है, ये कितना हो गया 40 इंटू क्या हो गया ये 6 हो गया, तो कितना 240 न्यूटन। तो अब आपको समझना है तो क्या होगा, जो 240 न्यूटन है दैट इज व्हाट लेस देन 600 न्यूटन। सो क्या होगा, रोप विल नॉट ब्रेक। अच्छा, इन्होंने मेंशन नहीं किया कि अगर बताना है कि नहीं बताना, इन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया कि जिस केस में ब्रेक होगा वो वैल्यू बता दो, अब वो कंडीशन बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्लाइम्स अप विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्लाइम्स अप, और फिर क्या बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। व्हाट इज द टेंशन, तो एज यू कैन सी यूनिफॉर्म मोशन होगा, स्टेशनरी होगा, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, mg के इक्वल होगी। तो यहाँ पे कैपिटल T की वैल्यू हमने निकाल लिया, mg ले लिया, तो मास ऑफ मंकी कितना है 40 हो गया, g का वैल्यू कितना होगा 10 हो गया, तो कितना होगा ये 400 न्यूटन हो गया। तो अभी क्या 400 न्यूटन इज लेस देन 600 न्यूटन, 400 न्यूटन लेस देन 600 न्यूटन, तो क्या होगा
rope will not break. ठीक है, अब जो लास्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं. What is the last option? So लास्ट ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया? Falls down the rope nearly free under gravity. तो देखो अभी नियरली फ्री है ना, तो इसको बोलेगा फ्री फॉल. तो फ्री फॉल के टाइम में क्या होगा, ए का वैल्यू जो होगा ना वो जी होता है. तो फ्री फॉल के टाइम में इट्स फॉलिंग डाउन ना, इट्स गोइंग डाउन, क्लाइम्स डाउन जैसा सिचुएशन में इट्स गोइंग डाउन. तो डाउन का क्या फॉर्मूला है, एम हो गया जी माइनस ए हो गया. तो क्या कैपिटल एम, जी की वैल्यू जी है, ए की वैल्यू भी जी होगी. तो फाइनली होगा जी माइनस जी का वैल्यू होगा 0 हो गया. तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंशन का वैल्यू. इज दैट क्लियर? अब अगर मान लो ना क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया होता कि फॉर एग्जांपल कि लिफ्ट का टोटल जो है ना मास अगर उन्होंने दिया होता लाइक ना 1400 केजी या 4000 केजी है, और बाद में बता रहे कि कौन सा एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या करना होता है, यहाँ पे ना हम लिफ्ट का मास लेते हैं. जो लिफ्ट का मास होता, लिफ्ट स्टेशनरी होता तो केवल में इतना टेंशन जनरेट होता. लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा होता तो इतना टेंशन जनरेट होता. लिफ्ट अगर डाउन जा रहा होता तो क्या होता, इतना टेंशन जनरेट होता. तो ये क्या है, जी प्लस ए फॉर गोइंग अप, जी माइनस ए फॉर गोइंग डाउन, एंड जी फॉर बीइंग स्टेशनरी और मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन. तो ये सारी कंडीशन से फॉलो कर सकते हैं. अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इसमें जो वर्ड है ना कंजर्वेशन, तो पहले ना हम इस पर फोकस कर लेते हैं. तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब ना यहाँ पे ना कांस्टेंट आप बोल सकते हो, कांस्टेंट वर्ड आप यूज कर सकते हो, या आप इसके लिए जो दूसरा टर्म्स है वो होता है रिमेन्स सेम. आप डजंट चेंज वर्ड भी यूज कर सकते हो. तो एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी जो ओवरऑल सिस्टम का होगा दैट विल रिमेन सेम. रिमेन सेम इन द सेंस क्या होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, बट कैन कन्वर्ट. तो मतलब जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो सेम चीज यहां मोमेंटम में भी होगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल दिया इन्होंने, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी वही होता है कि बिफोर एंड आफ्टर का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, या जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. मतलब टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा. अब हो सकता है ना कि बॉडी 1 एंड 2 है, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कम है, सेकंड बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है, कोलाइड होकर वो अपने मोमेंटम को एक्सचेंज कर लेंगे, बट टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, सो अगर हमने ले लिया ना यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है. आपको एक सिस्टम इमेजिन करना है विच इज कंटेनिंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, अब एक सिस्टम ले लो कंटेनिंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल. तो कौन सा सिस्टम लेते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल जो फोर्स होता है ना दैट इज जीरो. जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है. किसके ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर. तो ये हमने लिया आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स. हमने एन पार्टिकल्स का आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि अब आपका अजम्पशन है कि मान लो ना कि अगर मान लो ये सिस्टम में m1 मास होगा, m2 मास होगा. ठीक है, इन दैट वे दे आर mn मास. ठीक है, सो ये क्या है, मासेस आर मूविंग विद वेलोसिटी. तो कौन सा वेलोसिटी मूव करेगा, m1 v1 से मूव करेगा, m2 v2 से मूव करेगा, एंड जो mn होगा vn से मूव करेगा रेस्पेक्टिवली. क्लियर? सो अगर मान लो आपको ना वेक्टर फॉर्म में लेना तो यू कैन टेक इट एज वेक्टर आल्सो. ये v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर और vn वेक्टर है. क्लियर? तो अब ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम दे. तो देयरफॉर टोटल मोमेंटम, किसका टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम. क्लियर? तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का जो नोटेशन है उसको हमने क्या ले लिया, p ले लिया, p वेक्टर. लेकिन अभी क्या होता है, इतने सारे पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का अपना मोमेंटम होगा. तो जो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम होगा m1 होगा, उसकी वेलोसिटी v1 है वेक्टर. जो सेकंड पार्टिकल होगा उसका मास m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है, तो mv2 वेक्टर डॉट डॉट डॉट. ऐसे कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है. एक होगा mn हो गया, एक होगा vn वेक्टर हो गया. गॉट इट? अभी क्या कह रहे हैं कि इस वैल्यू को अगर एक्सटेंड करें तो ये जो p वेक्टर है मतलब टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का, तो इसका जो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम उसको p1 वेक्टर ले लो, सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम को हमने p2 वेक्टर ले लिया. इन दैट वे जो nth पार्टिकल का मोमेंटम उसको हमने pn वेक्टर ले लिया. ठीक है, तो इन दैट वे यू कैन से कि हर पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड किया तो हमको टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मिल गया. तो देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन अबाउट दिस. अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर वी सपोज टू डू. हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि चलो ठीक है ऐसा कोई सिस्टम ले लेते हैं, सो जिसके अंदर ना फोर्स एक्ट हो रहा होगा, है ना. सो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि लेट, ये अजम्पशन है, हमको पता है कि ना फोर्स की वैल्यू जीरो, बट हम अज्यूम करके चले कि मान लो फोर्स एक्ट हो रहा होता सिस्टम पे. तो आप मान लो लेट कैपिटल F वेक्टर बी फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. सिस्टम मतलब जो टोटल मोमेंटम वाला है उस पर एक्ट हो रहा है.
है ना, ये पूरे सिस्टम में पूरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है एट अ टाइम। मतलब जैसे मैंने लास्ट क्लास में लिया था कि ये क्लासरूम का अगर आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हो तो इसके अंदर इंटरेक्शन हो सकता है पार्टिकल और बॉडीज के बीच में, बट आउटसाइड से कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है सिस्टम के ऊपर। लेकिन अभी ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि ना कैपिटल एफ, ये पूरे सिस्टम के ऊपर ही कैपिटल एफ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है, ये हमारा अजम्पशन है। तो कैपिटल एफ बी फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला होता है फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। तो एफ वेक्टर इज क्या होगा, ये डीपी वेक्टर होगा। ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब ना उस कंक्लूजन पे आ जाना जो ना इन्होंने बोला है, क्या बोल रही है कि हमने आइसोलेटेड सिस्टम बोला फिर भी आपने क्यों फोर्स को कंसिडर कर दिया। तो अब हम उनके हिसाब से भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको उनके साथ में पंगा लेके आगे बढ़ना नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि सिंस, अब ना उनके जो टर्म्स है उनको फॉलो करें, तो सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज 0 फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, उन्हें उस हिसाब से बोलो तो इक्वेशन 2 भी आपका चेंज हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 को क्या होगा फिर, है ना, इक्वेशन 2। तो ए वेक्टर की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू आपने 0 ले लिया। तो फाइनली क्या होगा, ये 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ये डीपी वेक्टर अपॉन dt। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ पी वेक्टर, डेरिवेटिव ऑफ पी वेक्टर इज 0, तो किसी का डेरिवेटिव 0 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको याद होगा ना डिफरेंशिएशन में, लाइक अगर मैंने यहाँ पे डी बाई डी टी ले लिया और ये क्या है टी रेज टू 2 है प्लस ये क्या है 4 है, तो टी रेज टू 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा ना, और फिर पावर 1 से डिक्रीज होगा, बट 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। वाई द डेरिवेटिव ऑफ 4 0, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 4 0 क्यों है, बिकॉज 4 इज नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू। तो जिसका ना डेरिवेटिव 0 हो गया वो वैल्यू कांस्टेंट होगा। अब यहां पे देखो आप, ये मोमेंटम का जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या 0 हो गया, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ पी वेक्टर इज 0, देयरफॉर पी वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर आपको लेना है तो आप इसको ले लो, इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब किसके साथ आप रिलेट कर सकते हो, इक्वेशन 1 के साथ में रिलेट कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 से व्हाट डू वी गेट, तो जो टोटल मोमेंटम है ना, टोटल मोमेंटम वहां पर निकाला p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर अप टू व्हाट n वेक्टर तक आपने ले लिया, करेक्ट। ये वैल्यू क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट। सो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। सो भले इन मोमेंटम की वैल्यू अपने आप में कम ज्यादा हो रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो टोटल मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम ना एक और मेथड यूज करेंगे ये कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई के 9th स्टैंडर्ड में है ये डेरिवेशन। सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी इस कॉन्सेप्ट में आप देख लो कि क्या होता है कि हमने क्या इमेजिन दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर लिए। तो अगर आपको लेना है तो या ले लिया आपने ऑब्जेक्ट ए ले लिया, उसको आपने ऑब्जेक्ट बी ले लिया। फिर ये क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना राइट साइड में मूव कर रहे हैं, वो दो ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा पहले भी लिया हुआ है। ये यूए वेक्टर है और ये क्या है, ये यूबी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे जो आपने, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मतलब जो इनिशियल स्पीड होगा बॉडी ए का दैट विल बी ग्रेटर देन बॉडी बी, तो क्या होगा, डेफिनेटली ए बॉडी इज गोइंग टू कोलाइड विद द बॉडी बी। ठीक है। तो ये बॉडी आपका ए है, यहाँ पे ये बॉडी बी है, दिस इज अगेन बॉडी ए एंड दिस अगेन बॉडी बी। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो देख लेते हैं। तो क्या होता है, एज ए एक्शन ना, जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ए इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फोर्स, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी बी बिकॉज ऑफ बॉडी ए। ये होगा एफ बी ए वेक्टर, करेक्ट। सो अब अगर यहां पे अगर मुझे लिखना है तो मैं यहां पे जनरल टर्म में लिख देता हूं, ये एफ है, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स क्या होगा, इट्स ऑन, एंड वाई क्या होगा, ये बाय, मतलब फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी एंड बाय दिस बॉडी। ठीक है, उस फॉर्मेट में हमें लिखना है। सो अब क्या होता है कि जैसे ना ये इसको फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो बॉडी बी होगा ना वो क्या होगा, एज अ रिएक्शन फोर्स विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द बॉडी ए। तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए बिकॉज ऑफ बॉडी बी। क्लियर। और ये जो कोलिजन है कितने टाइम बोला, इट्स फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, आप उसको स्मॉल टी ले लो। अब कोलिजन के बाद क्या होता है कि जब ये इसको कोलाइड करेगा, मतलब बी को स्ट्राइक करेगा, तो हो सकता है कि ना बी स्पीड अप हो जाए। तो जो बी का स्पीड है वो क्या होगा, वीबी वेक्टर में कन्वर्ट होगा। और क्या होता है कि जब ना बी अपना रिएक्शन फोर्स ए के ऊपर एक्सर्ट करेगा ना,
तो क्या होगा, ए का स्पीड डिक्रीज होगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, वी ए वेक्टर हो गया, करेक्ट। मतलब वेलोसिटी दोनों की चेंज होगी, बट क्या होता है कि अगर ये कंडीशन पॉसिबल होगा तो बी एक्सेलरेशन की वजह से होगा और ए डिसलेशन की वजह से उसका स्पीड वी होगा, ठीक है। अब जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए क्या हो गया, एवरी एक्शन, तो एक्शन क्या है, एफ बी है, एवरी एक्शन इज इक्वल, इक्वल मतलब एफ ए बी, एफ ए बी क्या होगा, वो रिएक्शन हो गया, एफ बी क्या होगा, एक्शन हो गया, एफ ए बी क्या होगा, रिएक्शन हो गया, तो ये इक्वल हो गए। बट जैसे आप वेक्टर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट भी हो जाएंगे, तो ये माइनस साइन, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ो तो देखो यहां पे ध्यान देने की बात है कि ना, अगर फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है, बॉडी बी पे एक्ट हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन डिसलेशन भी बॉडी बी के साथ में रिलेट होगा, और ये रिएक्शन फोर्स बॉडी ए पे एक्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन डिसलेशन जो भी होगा वो बॉडी ए से लिंक्ड होगा, तो बॉडी ए का नाम, चलो ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो हमें मेंशन करना चाहिए था, तो बॉडी ए का जो मास उसको हमने एम ए ले लिया है, बॉडी बी के मास को हमने क्या ले लिया है, एम बी ले लिया। कोलिजन हो नहीं हो, बट जो मास है ना वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें क्या लेना है, फोर्स लेना, तो फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है, बॉडी बी पे एक्ट हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्शन फोर्स बॉडी बी पे एक्ट होगा, तो जो ना कौन सा बॉडी एक्सेलरेट होगा, बॉडी बी एक्सेलरेट होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला जनरली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया, मतलब बॉडी बी पे क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा, तो मास और बॉडी बी क्या होगा, एम ए हो गया, और जो बॉडी बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो ए बी हो गया वेक्टर, करेक्ट, इज इक्वल टू, अब आगे एक्सटेंड कर दिया, होगा माइनस मास ऑफ बॉडी ए क्या होगा, वो एम ए हो गया, और जो उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा हमने ए वेक्टर दे दिया, करेक्ट। अब बोले इस पॉइंट को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करो, कैसे एक्सटेंड करोगे वो चीजों को देख लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं हमने एम बी को हमने वैसे ही रखा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हमने बॉडी बी के लिए देखा है, तो बॉडी बी का वेलोसिटी पहले क्या यूबी है, बाद में वेलोसिटी का वीबी हो गया, तो जो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का वीबी वेक्टर माइनस क्या होगा, ये यूबी वेक्टर होगा, करेक्ट। अपॉन ये पूरा इंटरवल है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज स्मॉल टी, पर दोनों के लिए वो टाइम इंटरवल सेम रहेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इक्वल टू माइनस एम ए, क्लियर। अभी ब्रैकेट में देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ए क्या होगा, जैसे एक्सेलरेशन डिस्लेशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, जो चेंज इन वेलोसिटी आपको लेना है, तो वेलोसिटी ए का जो है वो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया वी ए वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू ए वेक्टर, कितने टाइम में एक्टिविटी हो रही है, टी टाइम में। अब क्या होगा, ये टी एंड टी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, करेक्ट। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, तो क्या होगा, एम बी इंटू वीबी वेक्टर माइनस क्या होगा, ये एम बी इंटू यूबी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम ए, एक होगा वी ए वेक्टर, ठीक है, और अंदर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो होगा ये एम ए, एक होगा यू ए वेक्टर। सो क्या करना है, जो नेगेटिव वैल्यू उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यार बेसिकली कहने का ये मतलब है फाइनल वेलोसिटी वाले टर्म को एक साथ में ले लो, इनिशियल वेलोसिटी वाले टर्म को एक साथ में ले लो, तो इसको ना आप उधर लेके चले जाओ, ये इनिशियल वेलोसिटी उधर चला जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी का टर्म इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, एम में बी को आप इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, प्लस क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी एंड देन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये उधर जाएगा, तो पहले से क्या है वहां पे ऑलरेडी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी ने, क्योंकि इस वैल्यू को हमने शिफ्ट किया था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, गॉट इट। सो अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, ये हो गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये क्या है, दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्या हो गया, इसका मतलब कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब ना यहां पे एक और चीज है, हम जनरल टर्म में ले लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको बहुत हेल्प करेगा, मोमेंटम बिफोर एक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्ट। अब ये एक्ट के जगह पे आप क्या यूज करोगे, मोमेंटम आफ्टर एक्ट। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम बिफोर एक्ट का मतलब हो सकता है ना, मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग बुलेट, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव मटेरियल, मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल, मोमेंटम बिफोर कोलाइडिंग टू व्हीकल्स, मोमेंटम आफ्टर कोलाइडिंग टू व्हीकल्स, अंडरस्टूड। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं, मोमेंटम बिफोर द बुलेट स्ट्राइक्स द वुडन ब्लॉक एंड मोमेंटम आफ्टर बुलेट स्ट्राइकिंग द वुडन ब्लॉक, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो एक्ट में कोई भी एक्टिविटी आ सकती है,
इट कैन बी बिफोर फायरिंग गन, आफ्टर बिफोर फायरिंग बुलेट, आफ्टर फायरिंग बुलेट, वैसा हो गया। तो मतलब फायरिंग बुलेट इज द एक्ट बिफोर एंड आफ्टर, इज दैट क्लियर? और यू कैन से कोलिजन ऑफ व्हीकल्स बिफोर एंड आफ्टर, गॉट इट? एक्सप्लोजन बिफोर एंड आफ्टर, तो दैट कैन बी द एक्ट। सो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आज जो हमने लर्न किया उसमें क्या, हमने तो जनरली एपरेंट वेट या जो जो हमने डिस्कस किया था कि टेंशन कैसे जनरेट होता है स्ट्रिंग में, वो डिस्कस किया, प्लस वी डिस्कस अबाउट दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज की क्लास में हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बेस्ड ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो लेट्स सी इफ वी विल बी एबल टू फिनिश नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी गुड। अगर नेक्स्ट क्लास में फिनिश नहीं होगा तो आई विल टेक वन मोर लेक्चर टू फिनिश ऑल द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम। और मोमेंटम में जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स पॉसिबल होंगे आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट। थैंक यू वेरी मच।